सरकार का व्यापारी घरानों पर बड़ा धस होता है, इसीलिए व्यापारी घराने पत्रकारों पर दबाव बनाते हैं, वे अपने व्यापारिक हितों के लिए काम करवाते हैं। सरकार डिजिटल सेक्टर को भी छोड़ना नहीं चाहती है, उस पर भी अंकुश लगाने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। तो खुद भी पीड़ित होते थे या समाज किसी पीड़ित वर्ग के को देख करके उनके अंदर जिज्ञासा जागृत होती है कि इस आवाज़ को उठाया जाना चाहिए, और उस आवाज़ को उठाने के लिए लोग अपना अखबार निकालते थे। व्यापारी वर्ग का जो मालिक होगा वो अपने स्टाफ को दबाएगा, वो अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के हिसाब से समाचारों का समझौता करेगा। उस समय समाचार पत्रों की संख्या कम थी, समस्याएं थी, तकनीकी समस्याएं थी उस समय। आज समाचार पत्रों की संख्या ज़्यादा है और आज उसी अनुपात में तकनीकी समस्याएं भी बढ़ गई। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूं। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसे चौथा स्तंभ भी कहा गया है, क्योंकि जब कई फरियाद नहीं होती है तो मीडिया ही वो आवाज़ है, और ये इतिहास भी इस बात का गवाह है। मीडिया ने जब जब आवाज़ उठाई तो कहीं ना कहीं हुक्मरानों भी जवाब देने को विवश हुए और आम जनता की सुनवाई हुई। लेकिन मीडिया भी इस समय कहीं ना कहीं अपनी सुनवाई को लेकर भटक रहा है। बड़ी चुनौतियां हैं मीडिया की। पिछले कुछ समय से एक नई चुनौतियां क्रिएट हुई है, एक दौर बदल रहा है मीडिया के लिए भी। मीडिया में नई नई क्रांतियां हो रही हैं दिन ब दिन, उसको लेकर कुछ चुनौतियां हैं, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केशव दत्त चंदोला जी, जो स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। परिचय के मोहताज नहीं हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत। धन्यवाद सर। मैं चाहूँगा, परिचय आपका बहुत बड़ा है, कुछ शब्दों में से समेटा नहीं जा सकता। क्या परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले। मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का 3 टर्म 2004 से 7 तक, 15 से 18, 18 से 21 3 टर्म मेंबर रहा हूँ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का, जहाँ मैंने छोटे और मझोले समाचार पत्रों के समस्याओं पर काफ़ी कुछ काम किया है। मैं उत्तर प्रदेश में भी प्रेस मान्यता समिति का सदस्य रहा हूँ। 1980 में मैं उत्तर प्रदेश में विज्ञापन मान्यता समिति का सदस्य रहा हूँ। इस तरह से मैं सन 75 से देश के छोटे और मझोले समाचार पत्रों को इकट्ठा करके उनकी समस्याओं पर काम कर रहा हूँ। 1980 से 1975 से 75 से तो कितने साल हो गए लगभग आपको? अब आप छोड़ सकते हैं। 50 साल हो गए सर। 50 साल लग गए। तो जो 50 साल पहले ये सफ़र जब शुरू हुआ था, अभी कितने समाचार पत्र आप लोग से एसोसिएट थे, और आज की डेट में कितने एसोसिएट हैं आप लोगों से? उस समय समाचार पत्रों की संख्या कम थी, समस्याएं थी, तकनीकी समस्याएं थी उस समय। आज समाचार पत्रों की संख्या ज़्यादा है और आज उसी अनुपात में तकनीकी समस्याएं भी बढ़ गई हैं। तब कितने अखबार थे आप लोगों के साथ, और आज कितने अखबार हैं? तब कुछ हजार अखबार थे, आज अखबारों की संख्या कई हजारों में है। ये पूरे देश भर में सर? पूरे देश में, मतलब पूरे हिंदुस्तान में आपकी जो संस्था है, ये छोटे और मझोले जो अखबार हैं, स्मॉल और मीडियम न्यूज़पेपर्स हैं, इनकी समस्याओं को रखते हैं एक दो तरीके से जी। तो सर क्या समस्याएं हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं दौर बदला है न्यूज़पेपर का। जब आपने 1975 की बात की, तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी एक तरह से देखा जाए तो दूरदर्शन ही हुआ करता था उस टाइम, समाचार का माध्यम एक माध्यम था, और तब स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर आ गए थे। उसके बाद दौर बदला, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनलों की भी बाढ़ सी आ गई है। जी हाँ, डिजिटल भी आ गया है। तो कितनी बड़ी चुनौतियां आ गई है, और ये स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर की परिभाषा क्या है, ये भी थोड़ा बता दीजिए। स्मॉल और मीडियम की परिभाषा ये है, जो भारत सरकार ने तय की उसी को हम लोग स्वीकार करते हैं। वे समाचार पत्र जो 25,000 तक की प्रसार संख्या जिनकी है वो स्मॉल में आते हैं, और 25,000 से 75,000 तक जिनकी प्रसार संख्या है वो मध्यम वर्ग में आते हैं। 75 से ऊपर संख्या वाले बड़े अखबार की श्रेणी में माने जाते हैं। हम भी उसी क्रम को स्वीकार करते हैं, उसी के आधार पर काम करते हैं। हमारी भी वही परिभाषा है सदस्य बनाने की। जिनका सर्टिफिकेशन 25,000 तक है वो स्मॉल कैटेगरी के मेंबर हैं, जो 25 से 75 के बीच के हैं वो मीडियम कैटेगरी के अखबार हैं। उनके संस्था मीडियम अखबारों के रूप में होती है। एक बार जनसत्ता के संपादक प्रभाष जोशी जी ने का कहना था कि जब मालिक ही संपादक बनने लगे, उसके बाद कहीं ना कहीं दुर्दशा होने लगी अखबारों की भी,
क्योंकि पहले हम देखते थे संपादक की अलग भूमिका थी, मालिकों की, मार्केटिंग विभाग की एक अलग भूमिका थी, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केटिंग विभाग का भी हस्तक्षेप एडिटोरियल में बड़ा है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? मैं इस कथन से सहमत नहीं था, तब भी नहीं था, आज भी नहीं हूँ, क्योंकि मालिक का एक दबाव रहता था दबाव तो होता था। खबरों को लेकर, खबरों को चयन को लेकर, कि भाई ये हमारा क्लाइंट है, ये मार्केटिंग इनिशिएटिव्स है, आप इसकी खबर मत लेकिन लिखिए। मालिक एक पत्रकार के रूप में कितना दबाव रहता है? अगर पत्रकार के रूप में काम करता है तो वो राजनीतिक दबाव से, प्रशासनिक दबाव से मुक्त होकर के, स्वच्छंद होकर के पूरी बात को सही ढंग से स्थान दे सकता है। लेकिन एक व्यापारी वर्ग का जो मालिक होगा वो अपने स्टाफ को दबाएगा, वो अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के हिसाब से समाचारों का समझौता करेगा। क्योंकि आप देखते हैं तमाम चैनल और तमाम अखबार जो है, उनके जो मालिकान हैं वो कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कई औद्योगिक घराने हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर पत्रकार भी मन ही मन इस पीड़ा को महसूस करता है कि शायद उसे खुलकर काम करने का जो उसका मूल दायित्व है वो नहीं निभा पाता। ये सत्य है, ये जनता भी इस बात को महसूस कर रही है कि इलेक्ट्रॉनिक चैनल और समाचार पत्रों का जो प्रबंधन है वो अब धीरे धीरे व्यापारिक नियंत्रण में चला गया है, और व्यापारिक नियंत्रण में जाने की वजह से ही अब समाचारों में वो निष्पक्षता, वो विश्वसनीयता नहीं रही है। ये जनता भी महसूस करती है। कैसे लौटेंगे वो दिन जो आपने जो 1975 की एक बात की, इन 50 सालों में आपने देखा काफ़ी कुछ बदल गया है, परिवर्तन हो गया तो कैसे मतलब, क्योंकि एक चौथा पिलर है और कहा जाता है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, जब तीनों सिस्टम कहीं ना कहीं काम करना बंद कर देते हैं तो ये चौथा पिलर जो है यही जगाने का काम करता है उन्हें। और लोकतंत्र में जिस तरह से विपक्ष का मजबूत होना ज़रूरी है, उसी तरह इस चौथे पिलर का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है समाज के लिए। देश की लोकतंत्री व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए चौथे स्तंभ का मजबूत होना बहुत आवश्यक है, और हम लोग इसी आशा से अभी भी कार्य कर रहे हैं। ढेर सारी चुनौतियां बढ़ने के बाद भी, ढेर सारी बाधाएं आने के बावजूद भी हम लोग, क्या बाधाएं हैं? बाधाएं बहुत सारी हैं, प्रशासनिक बाधाएं आ गई हैं बहुत सारी हैं। किस तरह की बाधाएं आती? कोई जो नई पीढ़ी के पत्रकार जो देख रहे हैं वो देख रहे होंगे, उनको भी समझ आना चाहिए कि चुनौतियां क्या है, क्योंकि एक कहावत है, चिराग तले अंधेरा। तो मीडिया से सबकी उम्मीद होती है, और मैं एक बात कहता हूँ, कहावत है, तालियां भी पाते हैं और गालियां भी खाते हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए मीडिया को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है कि भैया मीडिया हमारी आवाज़ नहीं उठा रहा है, मीडिया हमारी आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो मीडिया और मीडिया की जो अपनी आवाज़ है, जो मीडिया का अपना वो दर्द है, वो कहाँ बयां करे? तो वो दर्द क्या है बता दीजिए। अब सरकार भी मीडिया पर नियंत्रण करने के लिए कोशिश कर रही है, कानूनों में परिवर्तन करके, नए नियमों का परिचालन करके ऐसी चीज़ पैदा करें जिससे समाचार पर दबाव में रहे। अभी हाल में सरकार ने विरोध के बावजूद एक नया समाचार पत्रों का एक्ट पारित किया है, जिसे लागू भी कर दिया गया है। इसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनका हम शुरू से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वे प्रावधान मीडिया की श्रद्धा में बाधा डालते हैं। कभी भी मीडिया से किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता था, क्योंकि मीडिया को, समाचार पत्रों को कभी भी व्यापारिक संस्थान नहीं समझा गया है। लेकिन अब जिस तरह से शुल्क की मांग होने लगी है, उससे ऐसा लगता है कि जैसे अब समाचार पत्र एक व्यापारिक संस्थान हो गए हैं और उनसे कर के रूप में धन वसूलने की बात हो रही है। भारत सरकार ने सेवा पोर्टल लॉन्च किया है। सेवा पोर्टल की सेवाओं के लिए शुल्क निर्धारित कर दिया गया है। हम अगर कोई भी समाचार पत्र में संशोधन करना चाहते हैं तो हम उसमें लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने पर हमको उसका शुल्क देना होगा। यह एक तरीके से हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की अंकुश लगाया जा रहा है, लगाने की कोशिश, ताकि हम सरकार की तरफ, हालांकि वो धनराशि इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन धनराशि है तो सही, ली तो जा रही है, जिससे फ्री प्रेस की अवधारणा जो थी वो खंडित हो रही है। उसके अलावा सेवा पोर्टल बनाने से पहले मीडिया से संबंधित लोगों से चर्चा नहीं की गई। मामला प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को दिया गया, 3 बार दिया गया प्रेस एक्ट को, नए प्रेस एक्ट को विचार करने के लिए। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में वो 3 बार आया, तीनों बार हम लोगों ने उस पर, मैं भी उस समय सदस्य था प्रेस काउंसिल का, जब भी आया था, तो उस समय सुझाया गया था कि आप ये जो
आर्थिक शुल्क मांग रहे हैं, कृपया इन धाराओं को हटाइए, ये ठीक नहीं है। परंतु सरकार एंडोमेंट के निजाम शुल्क लेंगे, क्यों लेंगे आप शुल्क? जिन्हें आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं अखबारों को भी व्यापारिक प्रतिष्ठान की कैटेगरी में खड़ा कर दिया जी गया हाँ, है। लेकिन एक सवाल ये भी तो उठेगा कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने आप को दिखाती है कि भाई हम तो ऐसी संस्था है, समाज सेवा कर रहे हैं, समाज सेवक है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो चंदा दिया जाता है उस पर भी छूट का प्रावधान है। जो राजनीतिक जी हाँ। चंदा कह के जो लिया जाता है राजनीतिक पार्टियों को बढ़ाने के लिए, तो ये अखबारों के साथ ये क्या, ये किसी एक विशेष एक प्लानिंग अंकुश लगाने के लिए एक विशेष प्लानिंग है, उस प्लानिंग का क्या कारण होते हैं ये सब चीज़ों के? कारण ये है, जब से निज़ाम बदला है ये सोचा गया कि छोटे समाचार पत्र जो है स्वतंत्र रूप से लिखते हैं और उनकी भाषा में थोड़ा सा तीखापन होता है। वो तीखापन सरकार सहन नहीं कर पा रही है और उस तीखेपन को रोकने के लिए ये प्रतिबंध लगाए गए। ये तीखा पर क्यों? ये सच है, कहते हैं सच ही कड़वा होता है, तो सच कड़वा लग रहा है क्या? जी हाँ। तो समाज को फिर जागरूक कैसे करेंगे? क्या लगता है कि जो डिजिटल पत्रकारिता है, डिजिटल जर्नलिज्म है, एक क्योंकि हम जब देखते हैं तो मुख्य धारा की जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं उस जनता का दर्द नहीं दिखा रहा है, कहीं ना कहीं वो पीसी तक सीमित रह जाता है। सरकार के जो कार्यक्रम होते हैं, जो पीसी होती है वो तो कवर करता है, दिखाता है, लेकिन जो आम जनता का जो दर्द है वहाँ तक वो पहुँच नहीं रहा है, या तो जानकारी उस तक नहीं पहुँच रही है और मीडिया नहीं पहुँच रहा है। तो क्या लगता है जो डिजिटल जर्नलिज्म है, जो डिजिटल, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार हमने देखे जो बड़े बड़े चैनल्स में रहे, बड़े बड़े अखबारों में रहे, एक नाम था, अब वो कहीं ना कहीं उस मुख्य धारा की मीडिया को छोड़कर अब वो डिजिटल पत्रकारिता की तरफ आए हैं, बदलाव की तरफ। तो उसका डिजिटल कारण ये पत्रकारिता है- को किस तरह से देखते हैं आप? उसका कारण ये है कि सरकारी अंकुश और प्रतिबंध जो बढ़ रहे हैं उससे मीडिया आज़ाद होना चाहता है, इसीलिए डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि डिजिटलाइजेशन पर भी सरकार का अंकुश है, सरकार ने इसके लिए भी बाकायदे कानून बना रखा है। यूट्यूब चैनलों को भी प्रभावित करने के लिए सरकार ने नियम बना दिए हैं, नियम लागू हो गए हैं, और जिन खबरों पर उनको सरकार को लगता है कि गलत है या उनको छुपती हैं उन पर वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पिछले 6 महीने में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं लेकिन मेरे पास जानकारियाँ हैं कि बहुत सारे डिजिटल चैनल पर के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई, जिसमें मंत्रियों के स्टेटमेंट्स हैं या सरकारी जानकारी हैं अनियमितताओं की, उन पर अंकुश लगाने के लिए FIR बहुत सारे केसेस हमारे सामने आए हैं। सरकार डिजिटल सेक्टर को भी छोड़ना नहीं चाहती है, उस पर भी अंकुश लगाने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। ये अच्छे संकेत नहीं हैं, फिर भी अब मीडिया को अपनी महत्ता बनाए रखने के लिए कोशिश करनी होगी, प्रयास करने होंगे और वे जारी हैं। हम ये नहीं कहते कि आप गलत खबर को रोकने की कोशिश न करें, ज़रूर करें। अफवाह फैलाने वालों को, गलत खबर देने वालों को, भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अवश्य हो, लेकिन इसकी आड़ में प्रेस की स्वतंत्रता बाधित नहीं होनी चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता ही लोकतंत्र को मजबूत रखती है और स्वस्थ लोकतंत्र में मीडिया का शक्तिशाली होना बहुत आवश्यक है। लंबे समय से एक मिनिमम वेजेस को लेकर, पत्रकारों के मिनिमम वेजेस को लेकर बात की जाती है, और एक ठेका प्रथा तैसी चल पड़ी है कि ठेके में पत्रकार न होकर वो कहा जा रहा है कि भाई वो तो दिहाड़ी में काम कर रहे हैं। उसको लेकर आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं कि उनको एक सम्मानजनक वेतन मिले, एक सम्मान मिले, काम के घंटे कुछ निर्धारित हो? क्योंकि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो एक मेंटल, एक कहते हैं एक अवसाद से, एक डिप्रेशन से भी कहीं ना कहीं गुजर रहा होता है, और हमने बीच में कुछ घटनाएं ऐसी देखी कि कई पत्रकारों ने सुसाइड तक कर लिए। तो इसके लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं आप लोगों द्वारा? ये विषय हम लोगों के सीमा क्षेत्र से बाहर है, फिर भी हमें बड़े संस्थानों में कार्य कर रहे पत्रकारों के प्रति सहानुभूति हम उनके साथ हैं। क्योंकि अखबार का संचालन बड़े औद्योगिक घरानों से होता है और वे औद्योगिक घराने हर तरह से सक्षम होते हैं, इसीलिए आज तक जितनी बार भी पेज बोर्ड बना, पेज बोर्ड को पूरी तरह से कभी लागू नहीं किया गया। और जिन संस्थानों में संगठित
पत्रकार थे, उनकी यूनियन थी, उसे क्रश किया गया। हमारे बहुत सारे साथी जिनको मैं जानता हूँ, जो मेरे मित्र भी हैं, उन्हें नौकरी से निकाला गया। जिन्होंने वेज बोर्ड को लागू करने में कोशिश की, दबाव बनाने की कोशिश की, उन्हें निकाला गया। उनके सामने जीविका की समस्या आई, आजीविका की। कुछ जिलों में तो मैंने देखा कि प्रेस क्लब में लोग इकट्ठा होकर के अपने उन साथियों की मदद कर रहे थे कि कितने समय तक वो मदद कर सकते थे, फिर भी उन्होंने कोशिश की है। क्योंकि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यापारी और सरकार दोनों शामिल हैं। सरकार का व्यापारी घरानों पर बड़ा धस होता है, इसीलिए व्यापारी घराने पत्रकारों पर दबाव बनाते हैं। वे अपने व्यापारिक हितों के लिए काम कराते हैं। खबरों में भी व्यापारिक हित देखते हैं और वेजेस के मामले में भी वो देखते हैं कि हमारा व्यापारिक हित कैसे सधा रहे, ताकि कम वेतन में उनको अच्छे से अच्छे लेखे मिल सके। उन्होंने इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू किया। मैंने कई बार पत्रकारों से कहा, बड़े घरानों के संपादकों से कहा कि आपने स्वीकार किया है कि ना, क्या बुराई है, अच्छा पैकेज है, जब अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छा पैकेज मिलेगा, हमारी कार्य क्षमता पर हमको पैकेज दिया जा रहा है। कुछ लोगों ने ये कहा। वहीं जो जुझारू किस्म के थे, जिन्हें कलम की आज़ादी चाहिए थी लिखने में, उन लोगों को संस्थानों ने निकाला है और भी कानूनी तौर पर कुछ आज भी बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं। मेरे कई व्यक्तिगत परम मित्र हैं, वो आज भी अदालतों में लेबर कोड के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि वे मजबूत शक्तिशाली व्यापारिक घराने होते हैं, इसलिए जल्दी से उन पर विजय पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो लगता नहीं है, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, है महीन इस अखबार का हर एक मुलाजिम भी खुद खबर है और दूसरों की खबर लिखता है। दूसरों को लिखता है, सही बात है। लगता नहीं है कि भाई दूसरों की खबर लेते लेते, दूसरों की खबर लिखते लिखते वो अपनी खबर को ही एक सिंगल कॉलम नहीं छपा पा रहे हैं। समस्या नहीं छपा, ये सच है। हिंदुस्तान के अगर आंकड़ों की बात करें तो लगभग हर महीने कितने अखबार रजिस्टर्ड हो रहे हैं आज की तारीख में, और कितने अखबार बंद हो रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसका डाटा तो मेरे पास में उपलब्ध नहीं है, लेकिन बंद होने वालों की संख्या इसमें ज़्यादा है। खुल कम रहे हैं, ज़्यादा बंद हो रहे हैं। बंद कम, जो एक शुभ संकेत तो नहीं कहा जाएगा कहीं ना कहीं। नहीं, शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि छोटे बजोले अखबार है, ये बिना पूंजीपतियों की सहायता के चल रहे हैं, ये खुद चलाए जा रहे हैं, इसमें कोई फंडिंग नहीं है, कहीं कोई फंडिंग नहीं होती है। ये लेकिन बंद हो रहे हैं, अब बंद होने की कगार पर। शुरुआती जोश होता है पत्रकारिता के प्रति, लिखने के प्रति, समाज सेवा के प्रति, या किसी समाज के वर्ग विशेष के प्रति, छात्रों के प्रति, साहित्य के प्रति, संस्कृति के प्रति, उस पर ये जोश में, उन्माद में अखबार निकलते हैं। बाद में जो बाधाएं खड़ी हो रही हैं उस पर वो बंद भी हो रहे हैं। अब खबरों में वो धार और वो खोजी पत्रकारिता का जो दौर था, जो पहले हम देखते थे कि खोजी पत्रकारिता, लोग खबर के पीछे काम करते थे, अब वो वातावरण ही नहीं है इस समय। सब स्पॉन्सर्ड है। अखबारों में आधी खबर तो पेड न्यूज़ होती है। मुझे याद है एक बार कर्नाटक सरकार ने करीब 150 अखबारों के खिलाफ पेड न्यूज़ का मुकदमा करे प्रेस काउंसिल में डाला था। चुनाव का समय था, पेड न्यूज़ का मामला चुनाव के समय ही उठता है। कर्नाटक के साप्ताहिक अखबारों को एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट के साथ उन्होंने उनके खिलाफ पेड न्यूज़ का मुकदमा दर्ज कराया। जब हमने उसको परीक्षण किया तो पाया ये मुकदमा ईर्ष्यावश, द्वेषवश दिखाया गया। फर्जी थे मुकदमे, सारे फर्जी थे। कर्नाटक सरकार उनको साबित नहीं कर पाई। कर्नाटक सरकार इतना विचलित हो गई, उसने कहा जी हम अपनी प्रेस काउंसिल खुद बनाएंगे, हम अपनी प्रेस काउंसिल बनाएंगे। उसने लेजिस्लेशन भी तैयार कर लिया था। फिर कुछ लोगों ने उनको समझाया कि साहब ऐसा मत करिए, एक प्रेस काउंसिल है, संसद द्वारा पारित कानून से बनी हुई है, उसी में आप जाइए, अपने राज्य के अलग से काउंसिल ने बनाइए, क्योंकि अगर आप बनाएंगे तो अन्य राज्य भी दुर्भावनावश ऐसा करने लगेंगे। इससे कानूनी टकराव होगा, जो अच्छी बात नहीं है। और इसे मीडिया गंभीरता से लेगा कि आपने अपने हितों के लिए
एक नई काउंसिल बना दी, लेजिस्लेशन पास करवा दिया, तब कर्नाटका पीछे हटी। हालांकि कर्नाटका एडामेंट थी, उसे समझाया गया दबाव डाल करके, तब कर्नाटक सरकार ने वो बिल वापस लिया था। बड़े सवाल है जी, वो अपना प्रेस काउंसिल तो बनाना ये तो हर दौर में होता रहा है, अगर देखा होता जाए है। तो मीडिया में दबाव तो हर दौर में रहा होगा, जी, क्योंकि जब हम बात करते हैं हर आज के दौर दौर में की, होता है। तो वो इमरजेंसी का दौर भी कौन भूल सकता है। नहीं, तो आपने तो वो दौर भी देखा है। जी हाँ, तो वो दौर ज़्यादा मुश्किल था या ये दौर ज़्यादा मुश्किल है? दौर तो दोनों मुश्किल है, वो भी मुश्किल था, ये आज भी मुश्किल हो रही है। आज हमारे सामने समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, उसका समाधान नहीं निकल पा रहा। हम लोगों को समझा कर प्रशिक्षित करते करते थक गए हैं। आपने सरकार से मांग की है कि भाई जो नया आपने कानून बनाया है, नया पोर्टल बनाया है, इसके लिए अब आप जो है जहाँ जहाँ हर राज्य में आपकी क्या पीआईबी क्या तकनीकी है पोर्टल, बताइएगा थोड़ा सा, क्या है, क्या अड़चने हैं, क्या परेशानियां? पोर्टल में समस्या ये आ रही है कि अखबार निकलने के 48 घंटे के अंदर उसे अपलोड करना है। तो इसमें समस्या क्या है? जनता इसमें नहीं समस्या ये है कि उनका खुद का पोर्टल या उनका खुद की टेक्निकल टीम कुछ गलतियां कर बैठी है उस पोर्टल में, जिसको सुधार नहीं पाए हैं। ये बड़े बड़े लोगों की जो फौज है भारत सरकार में बैठी है, उनसे ऐसी गलतियां हो गई आप कह रहे हैं? जी हाँ, क्यों वहाँ कोई पत्रकार नहीं बैठे हैं, कुछ वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर पत्रकारों की कोई बॉडी? वे तकनीकी तौर पर इतने सक्षम नहीं है। उन्हें इस बात को बता दिया कि आपने क्या गलती कर रखी, उन्होंने माना भी है कि हाँ ये त्रुटि आई है, इसे हम ठीक करा रहे हैं, ठीक करा रहे हैं, ठीक जल्दी दूर कर देंगे, ये कह करके सांत्वना जैसी दी है, लेकिन वो ठीक नहीं कर पाए हैं। एक साप्ताहिक अखबार है, महीने में 4 बार निकलता है, हर हफ्ते निकलता है, तो महीने में 4 हफ्ते होते हैं। अखबार साप्ताहिक अपलोड किया, अपलोड हो गया इस हफ्ते, अगले हफ्ते जब अपलोड करने के लिए किया तो अपलोड नहीं हुआ, ऑलरेडी अपलोडेड लिख करके आ रहा है उसमें। और इस तरह से 3 हफ्ते और गुजर गए। 5वें हफ्ते में जब उसको चेक किया गया कि भाई हमारे रेगुलेटरी के लिए प्रिंट आउट निकाला जाए, तो एक ही प्रिंट मिलता है, जबकि 4 अखबार छपे हो, 4 बार कोशिश होती और 4 बार लिख के ये आता है कि आपकी ऑलरेडी अपलोडेड। इस तरह की बहुत सारी तकनीकी समस्याएं तो हैं। शिकायत कहाँ की जाए? आम आदमी तो अपनी शिकायत मीडिया से कर देता है, मीडिया अपनी शिकायत कहाँ करे? अब मीडिया के पास जो सरकारी कार्यालय हैं, अधिकारी हैं, मंत्री, उनको कहा जा सकता है दिल्ली की दौड़ लगानी होगी, दिल्ली की दौड़ लगानी पड़ती है इसके लिए, या मेल के द्वारा भी काम हो जाता है? नहीं, दिल्ली दौड़ लगाएंगे आप दिल्ली की? दिल्ली की दौड़ दिल्ली की दौड़ लगाएंगे तो खबरें कौन करेगा यहाँ पे? क्योंकि छोटे अखबारों का सेटअप इतना बड़ा नहीं होता। बिल्कुल उसकी कोई इच्छा शक्ति नहीं है कि मीडिया की क्या परेशानियां हैं। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बड़े अखबार है वो जीवित रहे और एक रेगुलेशन जो है बड़े अखबारों को मैनेज किया जा सकता है, शायद छोटे अखबारों को ये भी अवधारणा है, अवधारणा ये भी चल रही ये भी है, ताकि पूरा का पूरा बजट जो है बड़े अखबारों को दिया जाए, बड़े अखबार मैनेज हो जाएं तो उनकी खबरें मैनेज हो गई। गणेश शंकर विद्यार्थी कैसे आएंगे? क्या लगता है आज के दौर में कोई गणेश शंकर विद्यार्थी है, या आने वाले कुछ 10-20 सालों में कोई गणेश शंकर विद्यार्थी जैसा व्यक्तित्व तो पाना बहुत मुश्किल है। वो इतिहास हो गए, अब तो वो इतिहास हो गया, वैसा इतिहास बन पाना। पत्रकारिता के जो स्वर्णिम दिन कब आएंगे ये कहना तो मुश्किल है। क्या पत्रकारिता पे संक्रमण काल से गुजर रही है? जी हाँ, इसमें संक्रमण काल से ही गुजर रही है और कोशिश हो रही है कि प्रेस को बिल्कुल क्रश कर दिया जाए। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।